दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल असिस्टेंट को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाइयों के बारे में आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। जानेंगे इसका प्रयोग किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है तथा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके डोज के बारे में, इंट्रैक्शन के बारे में तथा कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें यह दवा नहीं दे सकते। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन पाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल असिस्टेंट। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो, सुस्वागतम दोस्तों। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक दवा है। साथ ही ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये दवा माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज तथा पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन आपको टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म तथा सिरप फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट और कैप्सूल के बारे में जानेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट और कैप्सूल आपको 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग की, इसका क्या क्या प्रयोग होता है। वैसे तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल तथा टैबलेट सिंगल स्ट्रेंथ में आते हैं, मतलब सिंगल कॉम्बिनेशन में आते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो इनको डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड एंड बैसिलस भी ऐड करती हैं, जिसका मुख्य कारण है जब व्यक्ति ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करता है तो उसे दस्त की शिकायत रहती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए कंपनियों ने डॉक्सीसाइक्लिन के साथ लैक्टिक एसिड बैसिलस का प्रयोग कर दिया है। इससे ये समस्या उनको नहीं देखनी पड़ती है। डॉक्सीसाइक्लिन कब दिया जाता है? जनरली व्यक्ति जब पेनिसिलिन से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब पेनिसिलिन ग्रुप की से एलर्जिक हो जाता है, तब उस समय यह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेनिसिलिन ग्रुप में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, जैसे एमॉक्सीसाइक्लिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन, फ्लूऑक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बोक्सासिलिन, टाइक्रोसिलिन एंड पाइप्रासिलिन। यदि इन एंटीबायोटिक से कोई भी व्यक्ति एलर्जिक है तब उसे डॉक्सीसाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसके यूज होते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि ये माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स से जो होते हैं इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल निमोनिया हो गया हो, ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति को बुखार आ सकता है। कई बार यह होने के कारण व्यक्ति को चेस्ट में पेन हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और सूखी खांसी आ सकती है। ये कुछ बैक्टीरियल निमोनिया के लक्षण हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल मरीज को दिया जाता है। साथ ही साइनोटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें बार बार जुकाम लगता है, नाक में पानी बहता रहता है। यदि ऐसी स्थिति भी हो तब भी यह दवा प्रयोग में लाई जाती है। ब्रोंकाइटिस
यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकाई में उसको सूजन आ गई हो, उस कारण से सूखी खांसी होना या सांस लेने में परेशानी जैसी स्थिति होती है, तब भी डॉक्टर द्वारा डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, तो भी यह दवा डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यूरेथ्रा में उसको सूजन आ गई हो, पेशाब की थैली में उसको सूजन आ गई हो, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और मरीज को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो इसका सबसे फेमस उपयोग है वो है एक्ने को ठीक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी को एक्ने हो जाते हैं जो कि 18 वर्ष की आयु के बाद होता है, उस समय यह दवा बहुत ही अच्छा असर करती है और डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का फेवरेट मेडिसन है। जब एक्ने किसी को होता है तब उसको स्किन पर जो एक्ने के जो हेड्स होते हैं वो या तो वाइट हेड्स रहते हैं या ब्लैक हेड्स रहते हैं, साथ ही ऑयली स्किन हो जाएगी और ये इन्फेक्शन के कारण होता है। और जब एक्ने का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इसमें क्लिंडामाइसिन क्रीम भी दी जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है और साथ ही उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दी जाती है। तो अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट यदि एक्ने के लिए लें तो बहुत ही जल्दी एक्ने को ठीक किया जा सकता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और एक्ने के अलावा यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल के कारण आई में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण उसको आँखों में ईचिंग हो रही हो, कई बार धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता हुआ ब्लाइंडनेस तक पहुँच जाता है, तो उस समय भी डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छा असर करती है। साथ ही सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज की अगर हम बात करें, जैसे गोनेरिया, ये एक महिलाओं की बीमारी है जिसमें महिलाओं की वजाइना में वाइट डिस्चार्ज रहता है, उनको बर्निंग सेंसन रहता है यूरिन करते समय, उस समय भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि हम बात करें सिफिलिस नाम की एक बीमारी है दोस्तों, जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती है, यह शारीरिक संबंधों के कारण होती है। इसमें महिला के जननांगों में और पुरुष के जननांगों में छोटे छोटे अल्सर देखने को मिलते हैं जो 1 से 2 mm साइज के होते हैं। इसमें कोई भी दर्द नहीं रहता है। ये इसकी प्राइमरी स्टेज होती है दोस्तों, और इसकी सेकेंडरी स्टेज में जो अल्सर हैं ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिस कारण से महिला को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और प्राइमरी अगर सिफिलिस में ये अगर डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट दिया जाए तो बहुत ही अच्छा इसका असर देखने को मिलता है और ये कंप्लीट तरह से इसको क्योर कर देता है। साथ ही क्लाइमीडिया इन्फेक्शन एक बीमारी है जो महिला और पुरुष के शारीरिक संबंधों के कारण होती है। इसमें भी महिला की वजाइना में वाइट डिस्चार्ज रहता है और यूरिन करते समय पेनिंग और बर्सन सेंसर रहेगा, और पुरुषों में पेनिस में वाइट डिस्चार्ज, यूरिन के समय बर्निंग सेंसन और पेन रहता है। इसके अलावा पुरुषों में जो टेस्टीज हैं उनमें सूजन देखी गई है, कई बार एक टेस्टीज में सूजन आती है और कई बार ये देखा गया दोनों टेस्टीज में सूजन आ जाती है। तो ये भी इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं। जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है, इसको ठीक करने के लिए भी ये दवा बहुत ही उपयोगी है। और यदि किसी व्यक्ति को लाइटेड बाइट के कारण या लॉस बाइट के कारण फीवर हो गया हो, तब भी ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। और एक रेयर बीमारी है दोस्तों एलिफेंटियासिस, इसे लिफाइसिस फ्यूरिफाइसिस भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के हाथ में, पाँव में, पूरे शरीर में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी और ये जो सूजन है ये बढ़ती जाएगी, और जहाँ पे सूजन आई है वहाँ पे हार्ड स्किन हो जाती है, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं एलिफेंटियासिस, मतलब एलिफेंट की जैसी उसकी स्किन हो जाती है। तो ये दवा को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है।
साथ ही मलेरिया में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया में जिसमें क्लोरोक्विन टैबलेट दे के ठीक किया जा सकता है, उस समय भी यह दवा बहुत ही अच्छा प्रयोग में लाई जाती है। यह दवा सिर्फ उसी समय के प्रयोग में लाई जाती है जब क्लोरोक्विन से मरीज रेसिस्ट हो जाता है, मतलब क्लोरोक्विन उस मरीज पर असर नहीं करती, उस समय यह दवा आपको दी जाएगी। और किस तरह से दी जाएगी ये वीडियो के आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे। ये पूरी डिटेल से मैंने इसके यूज़ बताए हैं। यदि शॉर्ट समरी बात की जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, एक्ने में, आई इन्फेक्शन में, साथ ही सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ में, कुछ फीवर में और मलेरिया फीवर में, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका मिलता है। हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो कॉमन जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नोजिया रहना, वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की यह दवा है, इसीलिए व्यक्ति के दांतों में डिस्कलेक्शन इसके लॉन्ग टर्म यूज से हो सकता है। जॉइंट्स पेन उसको हो सकता है। ये कुछ समस्याएं इस डॉक्सीसाइक्लिन से हो सकती हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लगे तो तुरंत ही दवा को सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको मिल सके। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसकी डोज रहती है। कॉमनली यदि बात की जाए तो इस टैबलेट को सुबह शाम खाने के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लिया जाता है, जो अलग अलग बीमारी में अलग अलग हो सकती है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, गॉनोरिया है, क्लाइमीडिया है। इसमें जो इनिशियल डोज है 200 मिलीग्राम से शुरू की जाती है। एक दिन आपको 200 मिलीग्राम देकर सुबह शाम को 100 मिलीग्राम पर रखा जाता है और यह दवा आपको 7 दिन से लगाकर 15 दिन तक दी जाती है। कॉमन जो इसकी डोज है वो 100 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है या कैप्सूल है, आपको सुबह शाम दिया जाएगा। उसका ड्यूरेशन 7 दिन से लगाकर 15 दिन या 30 दिन इन्फेक्शन के अनुसार हो सकता है। एक्ने में जो इसकी डोज है अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। और जो केडी त्रिपाठी बुक्स हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग जो इसकी डोज रहती है 50 mg शाम को तथा 50 mg सुबह को दी जाती है। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है कि 100 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम मरीज को दी जाती है और ये टैबलेट आपको 10 दिन से लगाकर 15 दिन या 20 दिन के हिसाब से दी जा सकती है। ये आपके डिजीज़ और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी टैबलेट इसका सेवन करना है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट के बारे में। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो आपको पानी खूब सारा पीना है जब इस टैबलेट को लेते हैं, क्योंकि यह टैबलेट टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि आप पानी नहीं पियोगे तो आपके पेट में सूजन आ सकती है, पेट में आपको दर्द हो सकता है। और मलेरिया में जो डॉक्सीसाइक्लिन की जो डोज है वो हम जान लेते हैं दोस्तों। मलेरिया में इसका प्रयोग जब करते हैं तब जब क्लोरोक्विन से मरीज रेसिस्ट हो गया हो। जब ये डॉक्सीसाइक्लिन दवा दी जाती है तो उस समय क्यूनिन टैबलेट या प्रीमाक्यून टैबलेट दोनों में से एक इस टैबलेट के साथ में दी जाएगी और टैबलेट लेने के बाद मरीज को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और उसका मलेरिया फीवर बिल्कुल क्योर हो जाता है। जब आप यह डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट तथा प्रीमाक्यून टैबलेट लेते हैं तो आपको दूध का सेवन नहीं करना होता है। सामान्यतः जो क्लोरोक्विन टैबलेट है उसके साथ में दूध का सेवन के लिए कहा जाता है, लेकिन आप ये विशेष तौर से ध्यान रखना होता है आपको कि डॉक्सीसाइक्लिन के साथ जब भी प्रीमाक्यून टैबलेट लेते हैं तो दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और प्रेगनेंसी में जो यह दवा है वो कैटेगरी डी की दवा है, जिस कारण से फीटस को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है और अगर दे भी दें गलती से तो फीटस के दांत हैं, जो बच्चे के दांत हैं वो जन्म से ही खराब आएंगे
और उसको हड्डियों की समस्या रहेगी, और यदि महिला ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे ये दवा दी जा सकती है। अब इसके इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं, किस किस दवा के साथ डॉक्सीसाइक्लिन को नहीं दिया जा सकता। जैसा कि हमने बात की थी कि मिल्क प्रोडक्ट मतलब डेयरी प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेने चाहिए इस दवा के साथ में। यदि आप इस दवा के साथ में कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट का या आयरन सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में बिल्कुल भी ना करें। और यदि कोई एंटासिड प्रिपरेशन ले रहे हैं, टैबलेट या सिरप, तो भी उससे परेशानी हो सकती है। इसीलिए यदि लेना कंपलसरी है तो कम से कम 2 से 4 घंटे के गैप में आप इसको लें, इसकी डोज को लें। यदि कोई व्यक्ति डॉक्सीसाइक्लिन ले रहा है तो लैक्सेटिव सिरप या लैक्सेटिव प्रिपरेशन का कोई भी सप्लीमेंट ना लें, खासकर लैक्सेटिव जिसमें मैग्नीशियम हो वो बिल्कुल ना लें। इसके अलावा कोई एंजाइम रिड्यूसर आप ले रहे हैं वो भी इसके साथ ना लें। और यदि आप को ज़रूरी है तो आप उसमें 1 से 2 घंटे का गैप रखें, तभी आपको बिल्कुल आराम मिलेगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं लास्ट में इसका एक और फैक्ट बताता हूं दोस्तों। यदि कोई महिला है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग कर रही है तो इससे इस दवा को किस प्रकार से लेना चाहिए। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग कर रहे हैं मतलब गर्भ निरोधक दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन अगर साथ में लेती हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो इफेक्ट है उसे कम कर देती है और आपको अनसेफ प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के बारे में दी है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें जिससे ये वीडियो किसी और के काम भी आ सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाइयों के बारे में आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए देखते रहिए अपने चैनल मेडिकल असिस्टेंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।